नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज बाजार दिन भर ऊपर नीचे घूमने के बाद आखिरकार संभल नहीं पाया और निफ्टी फिर से 24,600 के नीचे फिसल गया। खास तौर पर बैंकिंग शेयरों की कमजोरी ने इंडेक्स को दबाव में रखा। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में कमजोरी बनी रही, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा दबाव में रहे। लेकिन दूसरी तरफ पीएसयू स्टॉक्स जैसे पावर ग्रिड और एनटीपीसी में अच्छी खरीदारी दिखी और ये टॉप गेनर रहे। रिलायंस लगभग 1% ऊपर रहा और इसने बाजार की गिरावट को थोड़ा थामने में मदद की। मेटल्स में एनएमडीसी और नैल्को ने 5% की शानदार तेजी दिखाई। ऑटो सेक्टर में एमएनएम करीब 2% टूटा और टॉप लूजर रहा, जबकि दो पहिया कंपनियों जैसे हीरो मोटोकॉर्प और आइशर में 1% तक की बढ़त दिखी, जीएसटी कटौती की उम्मीदों से। रियल्टी सेक्टर में फीनिक्स मिल्स करीब 3% चढ़ा, जिसकी वजह एक ब्रोकरेज अपग्रेड रहा। वहीं गोल्ड फाइनेंस कंपनियों जैसे मनप्पुरम को सोने की रिकॉर्ड कीमतों से सहारा मिला और स्टॉक 2% ऊपर गया। टायर स्टॉक्स जैसे एमआरएफ, जेके टायर और सियाट में 5 से 6% तक की तेजी रही। जीएसटी रेट कट की उम्मीदों ने इनको रफ्तार दी। स्मॉल कैप एक्शन में सम्मान कैपिटल 11% ऊपर गया तेज वॉल्यूम्स की वजह से, और मोबीक्विक करीब 20% उछल गया एडीआईए की ब्लॉक डील में 2% हिस्सेदारी बिकने के बाद। ग्लोबल सिग्नल्स कमजोर रहे, यूएस फ्यूचर्स टूटे और अब फोकस है ट्रेड वॉर और फेड की सितंबर वाली मीटिंग पर। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 11 सितंबर को आने वाला सीपीआई डेटा ही आगे की दिशा तय करेगा। दूसरा कारण रहा निफ्टी वीकली एक्सपायरी का नया नियम। अब एक्सपायरी हर मंगलवार को होगी और इस बार एक्सपायरी डे पर जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 24,800 के ऊपर निकले तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन 24,400 के नीचे गिरा तो ट्रेंड फिर से डाउन हो सकता है। तीसरी वजह रही प्रॉफिट बुकिंग। सेंसेक्स पिछले 2 दिन में करीब 900 अंक उछल चुका था, इसलिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले निवेशकों ने मुनाफा वसूली कर ली। खबर है कि करीब 175 प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में कटौती हो सकती है, जिससे कंजम्पशन थीम को सपोर्ट मिल सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। ईयू का डेलीगेशन 8 सितंबर को भारत आने वाला है और 12 सितंबर को ईयू ट्रेड कमिश्नर दिल्ली पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों में इस समझौते पर ठोस नतीजे निकल सकते हैं। गोयल ने यह भी कहा कि भारत अब सप्लाई चेन के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। उन्होंने किसानों से लेकर मजदूरों तक सबकी मेहनत को सराहा, जिसकी वजह से Q1 जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। साथ ही अपील की कि हर भारतीय 1 किलो भोजन बचाए ताकि बड़े पैमाने पर फूड वेस्ट और रिसोर्सेज की बर्बादी रोकी जा सके। आज रुपए की शुरुआत मजबूत रही और ये 88.15 प्रति डॉलर पर खुला, लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते पूरी मजबूती गंवा बैठा। डॉलर इंडेक्स की मजबूती, ऊंचे क्रूड ऑयल प्राइस और विदेशी फंड्स की बिकवाली ने रुपए पर दबाव डाला। इंडिया विक्स, जिसे फियर इंडेक्स कहा जाता है, आज रोलर कोस्टर की तरह चला। सुबह शांत था, लेकिन दोपहर बाद अचानक 11.65 तक चढ़ गया। इसलिए ट्रेडर्स को सावधानी से स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस मौके पर अच्छे शेयर चुन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की चर्चा आज फिर सुर्खियों में रही। ऑफिशियली तो इंडिया से आने वाले ऑयल, स्मार्टफोन्स और फार्मा प्रोडक्ट्स पर अभी 0 टैरिफ है। ये वही सेक्टर हैं जो अमेरिका को भी चाहिए, इसलिए ट्रंप ने इन्हें छूट दी हुई है। लेकिन अब ट्रंप ने इंपोर्ट ड्रग्स पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि इंडिया और चाइना दवाइयां बाकी देशों को सस्ती देते हैं, लेकिन अमेरिका को महंगी बेचते हैं। इसी को रोकने के लिए वो कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए दबाव बना रहे हैं। फार्मा सेक्टर इस खबर से हल्का दबाव में रहा, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं आई। वजह यह है कि ट्रंप ये धमकी पहले भी कई बार दे चुके हैं। पहली बार जब बोले थे तब स्टॉक्स बुरी तरह टूटे थे, लेकिन अब मार्केट को इस बयानबाजी की आदत हो गई है।
आज अशोक लेलैंड में शानदार मूवमेंट दिखा और स्टॉक करीब 4% भागा। वजह रही लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बड़ा बैटरी डील, जिससे कंपनी ईवी सेगमेंट में मजबूत प्लेयर बनने की तैयारी कर रही है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने आज अपने ग्रोथ प्लान्स शेयर किए। कंपनी ने कहा कि वो मल्टीपल एक्विजिशंस करेगी और 2030 तक अपनी कैपेसिटी को 2.3x तक बढ़ाएगी। साथ ही 8,000 करोड़ का रेवेन्यू और 2,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट टारगेट रखा है। इस वजह से स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना। रेलवे स्टॉक्स में आज कमाल की तेजी दिखी। IRCTC, IRFC और RVNL जैसे सभी रेलवे स्टॉक्स एक साथ उछले। इससे साफ संकेत मिलता है कि पूरा सेक्टर पॉजिटिव मूड में है और आगे किसी सरकारी घोषणा की संभावना भी बन रही है। डिफेंस सेक्टर में भी हलचल रही, खासकर नेवी से जुड़े स्टॉक्स जैसे मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इन पर पॉजिटिव सेंटिमेंट इसलिए बना क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मेगा सबमरीन डील प्रोग्रेस में है। आज बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों ने अपने डिविडेंड और दूसरे बड़े फैसलों का ऐलान किया है। ये अपडेट्स उन निवेशकों के लिए जरूरी हैं जो शॉर्ट टर्म या डिविडेंड प्ले के लिए इन स्टॉक्स को पकड़ना चाहते हैं। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के लिए ₹2.25 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था। अब इसकी रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर तय हुई है। कंपनी की AGM 29 सितंबर को होगी और डिविडेंड का भुगतान 28 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। मोंटे कार्लो फैशंस ने भी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट घोषित की है, जो 22 सितंबर 2025 रहेगी। AGM 29 सितंबर को होगी और मंजूरी मिलने के बाद डिविडेंड का भुगतान निवेशकों को मिलेगा। HBL इंजीनियरिंग ने भी डिविडेंड का ऐलान किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर तय हुई है। कंपनी की AGM 25 सितंबर को रखी गई है। उसके बाद निवेशकों को डिविडेंड का फायदा मिलेगा। अक्वेटस केमिकल्स ने भी साल 2024 से 25 के लिए ₹1.5 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 18 सितंबर 2025 रहेगी। TCS ने आज एक बड़ा करार किया है। कंपनी ने नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ट्राइग के साथ 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा होगा। अडानी पावर को कोयला मंत्रालय से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब कंपनी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में ढेरौली खदान पर काम शुरू कर पाएगी। UPL की सब्सिडियरी अडवांटा मॉरिशस ने डेको होल्डिंग्स के पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस को $50.2 करोड़ में खरीदने का फैसला किया है। ये अधिग्रहण UPL के ग्लोबल बिजनेस को और मजबूत करेगा। DCM श्रीराम ने आरती इंडस्ट्रीज के साथ लॉन्ग टर्म करार किया है। ये डील क्लोरीन की सप्लाई के लिए होगी, जिससे कंपनी के केमिकल बिजनेस को फायदा होगा। सेबी ने ऑप्शंस ट्रेड को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी संस्था के लिए इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट 5,000 करोड़ तय कर दी गई है, जो पहले एंड ऑफ डे पर सिर्फ 1,500 करोड़ थी। इंट्राडे ग्रॉस पोजीशन लिमिट 10,000 करोड़ रहेगी, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट साइड अलग अलग गिने जाएंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे जिम में ट्रेनर कहे कि पुशअप्स जितनी करो, बस दोनों हाथों का बैलेंस बराबर रहना चाहिए। दिन भर में कम से कम 4 बार इन पोजीशंस की जांच होगी और आखिरी चेक मार्केट क्लोज के पास होगा, जब ट्रेडिंग अपने पीक पर होती है। अगर एक्सपायरी डे पर लिमिट तोड़ी तो पेनल्टी लगेगी या फिर स्पेशल सर्वेलेंस डिपॉजिट जमा करना होगा। यानी अगर प्लेट गिरा दी तो वेटर सीधा बिल थमा देगा। ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे, जबकि एक्सपायरी डे की पेनल्टी 6 दिसंबर 2025 से लागू होगी। रिलायंस पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट कॉल दी है और टारगेट ₹1701 रखा है। उनका मानना है कि कंपनी को चीन की नई पॉलिसी से बड़ा फायदा होगा, खासकर एनर्जी और सोलर सप्लाई चेन में। साथ ही रिटेल और टेलीकॉम में भी कड़ा मुकाबला काबू में है। बजाज फाइनेंस पर CLSA ने आउट परफॉर्म कॉल दी है और टारगेट ₹1150 रखा है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 100 यूज केस फाइनेंशियल ईयर 26 तक लागू करेगी, जिससे एफिशिएंसी और क्रॉस सेलिंग सुधरेगी। हालांकि बिजनेस पर दबाव है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ ट्रैक पर दिख रही है। कोल इंडिया पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट कॉल दी है और टारगेट ₹410 तय किया है। थर्मल पावर प्लांट्स में ज्यादा इन्वेंट्री और ग्लोबल कोल प्राइस कमजोर होने की वजह से अभी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं दिख रही। भारतीय एयरटेल पर HSBC ने बाय कॉल दी है और ₹2200 का टारगेट सेट किया है। कंपनी का औसत यूजर रेवेन्यू बढ़ रहा है, होम ब्रॉडबैंड तेजी से फैल रहा है और डेटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस नए ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। कोफोर्ज पर HSBC ने होल्ड कॉल दी है और टारगेट ₹1850 रखा है। कंपनी तेजी से बढ़ी है, लेकिन डेटा सेंटर और नए डील्स में भारी खर्च के कारण कैश फ्लो दबाव में है।
ऑटो सेक्टर पर HSBC की रिपोर्ट कहती है कि ईवी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। 4 व्हीलर ईवी की पेनिट्रेशन 4.5% और 2 व्हीलर ईवी की 7.6% तक पहुंच गई है। साफ है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड और मजबूत हो रहा है। एशियन पेंट्स पर नोवामा ने बाई कॉल दी है और टारगेट 2935 रुपये रखा है। कंपनी का फोकस 18 से 20% मार्जिन बनाए रखने पर है। ग्रामीण मांग मजबूत है और शहरी बाजार में धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जेफरीज ने रिपोर्ट दी है कि जुलाई 2025 में सरकारी कैपेक्स 10% गिरा, लेकिन अब तक सालाना 33% ऊपर है। खासकर रेल और डिफेंस पर खर्च बढ़ा है, यानी सरकारी खर्च इन स्टॉक्स का बड़ा ट्रिगर है। क्विक कॉमर्स सेक्टर पर CLSA ने कहा है कि ब्लिंकिट तेजी से स्टोर बढ़ा रहा है, जबकि स्विगी और जेप्टो बर्न घटा रहे हैं, यानी अब ये सेक्टर घाटे से निकल के मुनाफे की ओर बढ़ रहा है। नुवुको पर सिटी ने बाय कॉल दी है और 475 रुपये का टारगेट रखा है। कंपनी क्षमता बढ़ा रही है, एबिडा सुधर रहा है और वैल्यूएशन भी सस्ता है। फीनिक्स मिल्स पर मोतीलाल ओसवाल ने बाय कॉल दी है और 2044 रुपये का टारगेट दिया है। नए मॉल से आने वाले सालों में रिटेल रेंटल इनकम तेजी से बढ़ेगी और ऑफिस और होटल बिजनेस भी दमदार रहेगा। आदित्य बिरला कैपिटल ने विशाखा मूल्य को 5 साल के लिए MD एंड CEO नियुक्त किया है और ये जिम्मेदारी उन्होंने 1 सितंबर 2025 से संभाल ली है। वे पहले ICICI ग्रुप में भी अहम पदों पर रह चुकी है और आदित्य बिरला ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड में शामिल रही हैं। विशाखा के नेतृत्व में कंपनी ने मोबाइल ऐप ABCD लॉन्च किया, जिसमें लोन, निवेश, बीमा और पेमेंट सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है। साथ ही उन्होंने कंपनी के लिए 4500 करोड़ रुपए की कैपिटल भी जुटाई है। इसके अलावा कंपनी ने राकेश सिंह को भी 5 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है। उन्होंने पहले 16 साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम किया है। उनके नेतृत्व में कंपनी का लोन और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस तेजी से बढ़ा है। इस साल शुगर का रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है, करीब 349 लाख टन। इसलिए सरकार ने एथेनॉल बनाने पर लगी पाबंदी हटा दी है और मिलों को पूरी छूट दे दी है। अब शुगर मिलें अपनी पूरी क्षमता से एथेनॉल बना सकेंगी, जिससे सरकार का बायोफ्यूल टारगेट और किसानों की गन्ने की पेमेंट दोनों को फायदा होगा। इसका असर बलरामपुर, द्वारिकेश, श्री रेणुका और त्रिवेणी जैसे शुगर स्टॉक्स पर पॉजिटिव हो सकता है। RBI ने राम सुब्रमण्यम गांधी को दोबारा येस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक रहेगा। इनका बैंकिंग में लंबा अनुभव है। वे RBI के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं और सेबी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय कमेटियों में भी अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। शेयर बाजार में आज सेमीकंडक्टर सेक्टर के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वजह है सेमीकॉम इंडिया 2025 का उद्घाटन और सरकार की ओर से सेक्टर को लगातार बढ़ावा देने की कोशिशें। इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से भारत में बनी पहली इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप सौंपी गई है। ये चिप विक्रम ISRO ने डिजाइन की है ताकि लॉन्च व्हीकल जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी ये सही काम कर सके। मॉस्टिप टेक के स्टॉक में 7% से ज्यादा की तेजी आई और ये 18.5 के पार निकल गया। CG पावर भी 3% से ज्यादा चढ़कर 742 तक पहुंच गया और कंपनी ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ABB इंडिया, डिक्सन टेक और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों को भरोसा है कि सरकार की 76,000 रुपये की PLI स्कीम और सेक्टर पर फोकस से इन कंपनियों को लंबे समय में बड़ा फायदा होगा। पैसालू डिजिटल लिमिटेड में सुनील अग्रवाल ने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा ली है। उन्होंने अपनी कंपनी इक्विलिब्रेटेड वेंचर सीफ्लो लिमिटेड के जरिए खुले बाजार से 6,55,000 शेयर खरीदे हैं। इस खरीद के बाद उनकी हिस्सेदारी 16.68% से बढ़कर